हेलो एवरीवन। आज हम कुपोषण के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि आप जनरली ये टर्म होते हैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड जो आप लगातार सुनते होंगे, जैसे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट है, मिड डे मील स्कीम्स हैं और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार न्यूज़ में रहती हैं और सरकार हेल्थ को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और रिसेंटली आफ्टर द कोविड इशू अभी हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों और मदर्स की हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो निकल के आता है, वो है माल न्यूट्रिशन, जिसको हम कुपोषण कहते हैं। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप का माल न्यूट्रिशन होता है, उसके रीजंस क्या हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है और व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एसोसिएट विद इट। मतलब गवर्नमेंट ने किस किस पॉलिसी के माध्यम से जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके कारण जो है कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ बहुत अफेक्टेड होती है। और बच्चों की हेल्थ से मतलब फिर उनका एजुकेशन, उनकी डेली लाइफ, फिर वो लेबर फोर्स को इफेक्ट करेगा और आगे चल के जब वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम करना चाहती है, तो उसको माल न्यूट्रिशन पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो उन सब एस्पेक्ट पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके मेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जो इशू है वो आपका तैयार हो जाए। एक दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि malnutrition होता क्या है। तो malnutrition को वैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन द बॉडी डजंट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज द मोस्ट इजी डेफिनेशन, कि वहाँ जहाँ पर शरीर को जो है सभी पौष्टिक पदार्थ जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं या अव्यवस्थित रूप से लेते हैं हम, तो उसको पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। तब क्वेश्चन आता है कि पौष्टिक पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो पौष्टिक पदार्थ का मतलब ये है कि व्हाट आर द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमको रिक्वायर होते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। तो जनरली हम क्या बोलते हैं इनको कि देखो, प्रोटीन होना चाहिए हमारी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वी नीड फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, वो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसमें सॉल्ट वगैरह भी हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही माइक्रो अमाउंट में हमको रिक्वायर होते हैं, बट दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजियोलॉजी टू वर्क स्मूथली, राइट। तो ये सब जो है न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब देखो, माल वर्ड का मतलब ये है कि जहाँ एनीथिंग इज रॉन्ग, ठीक है ना, तो माल हम वहाँ बोलते हैं, ठीक है ना। तो माल में ये चीजें आती हैं जहां पर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब अंडर न्यूट्रिशन है, तो वहां भी माल न्यूट्रिशन है। और ओवर न्यूट्रिशन होता है, वहां पर भी माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही वो चीजें आती हैं, ठीक है ना। बट ये जो मोस्टली कॉमन यूज ये टर्म है वो अंडर न्यूट्रिशन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये हम याद रखेंगे, कहीं पे भी जहां न्यूट्रिशन वर्ड हो रहा है तो वो किस रेफरेंस में उपयोग किया गया होगा, अंडर नरिशमेंट के केस में या अंडर न्यूट्रिशन के केस में, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे टाइप भी होते हैं, देखो, जिसमें कि अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ओवरवेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनसफिशियंसी भी हो सकती है और ओवरवेट भी हो सकता है। तो ओबेसिटी भी एक प्रकार से जो क्या है माल न्यूट्रिशन है, तो वो ओवर न्यूट्रिशन के कारण होगा, तो माल न्यूट्रिशन ही कहलाएगा एक टाइप का। बट मोस्टली जो जनरली आप कहीं भी पढ़ोगे तो उसको हम अंडर न्यूट्रिशन के केस में यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत सारे टाइप भी होते हैं, वो आगे हम चल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि देखो गवर्नमेंट क्यों इसके इफेक्ट या प्रयास करती है। तो आर्टिकल 47 है हमारा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें आर्टिकल 47 ये गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट करता है कि आपको अपने राज्य में पोषण स्तर और जीवन स्तर को सुधारने के लगातार प्रयास करने चाहिए और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लगातार एफर्ट करने चाहिए। इट डायरेक्ट द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल्सो इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो आर्टिकल 47 है ये बहुत हमको याद रखना है। इसके साथ में आप आर्टिकल जो है इसमें 21 को भी कोरिलेट कर सकते हो, जहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी की बात आती है, ठीक है ना। तो लाइफ कहीं ना कहीं जो है आपके फूड से ही कोरिलेटेड होती है, और फूड का मतलब क्या है, केवल पेट भरने से नहीं है। पेट भरने का मतलब नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड जो है जहाँ पर उसमें सभी मिनरल्स, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उससे रिलेटेड है। तो अगर आपके स्टेट में population is not able to afford that food, तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट कि वो ये कोशिश करे कि देश का या राज्य का हर नागरिक एक न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड कर पाए। तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत ये सरकार ये प्रयास करती है। तो यहाँ पर देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीवन स्तर सुधारने के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए, तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिन्होंने अल्कोहल बैन किया हुआ है,
तो अल्कोहल बैन करने की जो पावर सरकार को है कहीं ना कहीं किससे आती है, आर्टिकल 47 से ही आती है, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो सरकार जो है पब्लिक हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए, कंसिडरिंग द पब्लिक हेल्थ, सरकार क्या करती है, आर्टिकल 47 की पावर एक्सरसाइज करके अल्कोहल को बैन कर देती है। और बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो बच्चों में या फिर प्रेग्नेंट वुमन में या फिर लैक्टेटिंग वुमेन्स में जहां भी न्यूट्रिशन को बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं, तो आर्टिकल 47 की एक्सरसाइज है वो, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा और फूड को समझने की कोशिश करते हैं। देखो फूड जो होता है उसको दो टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं। आपने जनरली सुना होगा कि जो नॉर्मली टर्म यूज होता है वो होता है क्या, बैलेंस डाइट। क्या यूज होता है, वो होता है बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। तो संतुलित आहार को देखो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उसके कंपोनेंट के बेसिस पे। तो एक तो उसमें कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, मतलब कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं। दूसरों क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है सबसे पहले आता है प्रोटीन, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आते हैं फैट, वसा, और फिर आते हैं क्या, विटामिन वगैरह। इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं, इसमें आते हैं सॉल्ट, जो खनिज लवण खाते हैं, इसमें आते हैं मिनरल्स, जैसे कि इसमें एलिमेंट्स होते हैं, तत्व है जैसे कि आयरन वगैरह है, और फिर आता है पानी। तो ये है बैलेंस डाइट। तो आपके फूड में जो है इनका सही प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर इनका सही प्रोपोर्शन नहीं है, जैसे कि प्रोटीन की कमी है आपके खाना में, जैसे जनरली होता है वेजिटेरियन डाइट में, या फिर आप ध्यान नहीं रखते हो कि वेजिटेरियन में भी अब वो चीज़ें खाओ जिनमें प्रोटीन बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कई बार हम सब्जी रोटी खाते रहते हैं लेकिन उसमें प्रोटीन की इतनी कमी होती है कि शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखते हैं, हमको मालूम भी नहीं चलता, क्योंकि बहुत सीवियर नहीं होते हैं, लेकिन अगर बहुत सीवियर होते हैं तो दिख जाते हैं। जैसे बच्चों में जैसे क्वाशियोर का डिसीज हो जाती है, ठीक है ना। तो वो तो दिख जाते हैं, लेकिन बड़ों में जनरली समझ में नहीं आ पाती कि डेफिशिएंसी कैसे हो रही है। तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है। विटामिन की कमी से कौन से बहुत सारी बीमारियां आती हैं आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये सब है। उसके बाद सॉल्ट है, मिनरल्स हैं, जैसे कि आयोडीन है। तो आयोडीन की कमी से गॉइटर डिसीज हो जाती है, जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं, पानी होता है या सॉल्ट वगैरह। तो इन सबका जो परफेक्ट प्रपोर्शन है, सही अनुपात है, सही मात्रा है, वो एक जो है बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो उसको हम क्या कह देंगे, अंडर नरिश्ड फूड है वो एक माल प्रैक्टिस में आ जाएगा। मतलब जो फूड है वो कैसा है, उसमें सही तरीके से अनुपात उपलब्ध नहीं है न्यूट्रिशन का। दूसरा कैटेगरी होती है इसमें हम, जिसको हम कैटेगरी करते हैं माइक्रो और मैक्रो में, मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे, मतलब कौन से एलिमेंट है जिनको हमको बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि विटामिन वगैरह होते हैं, तो विटामिन बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे कि सॉल्ट है, ठीक है ना। जैसे कि आपको मिनरल्स वगैरह होते हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, आयरन है, कॉपर है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, आपको किलो के भाव में नहीं खाने पड़ते हैं, बहुत ही माइक्रोग्राम अमाउंट में चाहिए होते हैं। और मैक्रो में आते हैं फैट है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये हमको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा हमको डेली, जो आपकी डेली एक्टिविटी या कार्य करने के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं आप बैलेंस डाइट में, इन सबका सही प्रोपोर्शन जो है अगर आपकी फूड में है तो उसको बैलेंस डाइट कहा जाएगा। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस डाइट हम नहीं करेंगे। तो माल न्यूट्रिशन के अंदर यही सब चीजें आती हैं, जब शरीर को इन सब चीजों का सही प्रोपोर्शन नहीं मिल पाता है। और किन चीजों का प्रोपोर्शन नहीं मिल पाता वो मैंने आपको बता दिया। सही सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सही प्रोपोर्शन नहीं मिल पाता है, सही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का सही प्रोपोर्शन नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और सरकार ये प्रयास करती है अंडर आर्टिकल 47 की देश के या राज्य के प्रत्येक नागरिक को जो है पोषण का सही स्तर मिल पाए। और सही स्तर का मतलब ये है कि जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन है या 5 साल से छोटे बच्चे हैं, इनको स्पेशल फोकस की जरूरत पड़ती है उस एज में, नहीं तो उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आगे जाके उम्र में होते हैं। ठीक, चलो तो आगे समझते हैं। तो देखो तो माल न्यूट्रिशन के अंदर देखो मुख्य रूप से 5 चीजें होती हैं जो यूनिसेफ या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिफाइन किया गया है कि इन 5 चीजों में कोई भी चीज बच्चों में या फिर वुमेन्स में हो रही है तो वो कहीं ना कहीं जो है माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के अंतर्गत आएगी। तो 5 कंपोनेंट को आप याद रखना है। इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट है वो इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि पहला होता है नाटापन या स्टंटिंग कहते हैं। तो स्टंटिंग में क्या होता है कि बच्चे की जो हाइट होनी चाहिए उम्र के हिसाब से वो हाइट नहीं होती है, उसकी हाइट जो क्या है छोटी रह जाती है। तो छोटी हाइट जो है अंडर नरिशमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है ना। तो स्टंटिंग इसको हम बोलते हैं, मतलब छोटी हाइट, ठीक है ना, छोटी ऊंचाई। तो छोटी ऊंचाई जो है, जो लो हाइट है, दैट इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन अगर मिलता है बच्चों को, उनकी हाइट छोटी रह जाती है, उसको हम कहते हैं क्या, स्टंटिंग कहते हैं। और एक सर्वे ये कहता है कि जो कुल बच्चे हो रहे हैं उसमें 40% केवल ST, ST और OBC के बच्चे होते हैं,
ठीक है ना। तो ये भी जो बड़ा सीवियर एक सर्वे है, रिजल्ट है, जो ये बताता है कि जैसे ही जो लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर जहाँ पर वो लोग सिविलाइज सोसाइटी में नहीं रह रहे या फिर समाज के बाहर रह रहे हैं या फिर जो गरीबी के कारण पिछड़े हैं या सामाजिक किसी भी आर्थिक कारण से पिछड़े हैं, उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है दुबलापन। दुबलापन हम जानते ही क्या होता है कि वेट कम होता है, लेकिन वेट कम क्या होता है, उसकी हाइट के अनुपात में कम होता है। तो पहले में हाइट कम थी, दूसरे में हाइट ठीक है तो उसका वेट कम है, उसको कहते हैं वेस्टिंग। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कुपोषण के अंतर्गत। तीसरा होता है अंडरवेट। ये देखा जाता है उम्र के हिसाब से कि किसी बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वजन कितना होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उसको हम अंडरवेट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई 20 साल का है या 20 साल का है तो उसका जो है वजन बहुत कम है, ठीक है ना। किसके हिसाब से, उम्र के हिसाब से। यहाँ वेस्टिंग में होते देखते हैं हम हाइट के हिसाब से, यहाँ पर देख रहे हैं हम उम्र के हिसाब से। तो उम्र के हिसाब से जैसे 20 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, उसको तो वजन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है उतना, उस बहुत कम है। या फिर 5 साल के या 10 साल के बच्चे होते हैं, तो वो जो है, जैसे वेस्टिंग है ये 5 साल तक स्टडी किया जाता है, जैसे स्टंटिंग ये 2 साल तक देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे अंडरवेट होता है। तो हर उम्र के हिसाब से अलग अलग वजन का पैमाना है, और वो अगर उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करे उसको अंडरवेट डिफाइन किया जाता है। चौथा होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं जन्म के समय कितना वजन है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसका वेट किया जाता है। तो आइडियल वेट क्या होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है मेंस में आ चुका है 3 मार्क्स में, इसको याद रखना आप कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है। तो आइडियल जो एवरेज वजन होता है वो होता है 3.5, और अधिकतर जो होता है 4.5 और 2.5 के बीच में होता है, तो उसको ठीक माना जाता है। और जो एवरेज जो आता है वो आता है 3.5। अगर 2.5 kg से जन्म के समय किसी बच्चे का वजन कम है तो वो बच्चा जो है उसका वजन कम माना जाता है, मतलब वो अंडरवेट बच्चा पैदा हुआ है, उसका कम आयु का कम वजन का पैदा हुआ है, तो उसके लिए अलग से जो है केयर करनी पड़ेगी फिर आपको, ठीक है ना। अगर सरकारी की उसकी भी अलग से गाइडलाइन है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि 5 साल के छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, मतलब चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट जो है उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि बच्चे जन्म के समय ही कम वजन के पैदा होते हैं। और कुल बच्चे जो 5 साल की से कम बच्चे जो डेथ हो रही है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, उसमें 21% बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु का मुख्य कारण क्या है कि कम वजन के पैदा ही हुए थे वो, ठीक है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको याद रखना। और चौथा है एनीमिया। ये आपको पता है आयरन डेफिशिएंसी होती है, आयरन वगैरह जो इसको हम लोहा कहते हैं। तो आयरन वगैरह किसमें से होता है, पालक वगैरह में बहुत अच्छा होता है, जैसे कि, ठीक है ना। हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उनमें आयरन बहुत अच्छा होता है। तो ये आयरन की कमी बहुत ज़्यादा जो है ये इसके कारण होता है। तो अगर मदर को एनीमिया है, अगर बच्चे को जो प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसको आयरन की कमी हो जाती है तो बच्चे में फिर आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर वो कम वजन का पैदा होगा और आपको डेथ का कारण वो बता दिया मैंने आपको। तो इसीलिए जो आप देखोगे प्रेग्नेंट वुमन के लिए अलग से सरकार में टैबलेट्स आती हैं, उसमें देखो लिखा होता है फोलेट और आयरन की गोलियां आती हैं जो फ्री मिलती हैं प्रेग्नेंट वुमन को, ठीक है ना। तो ये उनको बारे में जानकारी नहीं होती। अगर वो सरकारी अस्पतालों में आती जाती रहती हैं, जांच कराती रहती हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की जानकारी उनको मिल जाती है कि आपको किस उम्र में कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है, तो आपको किस उम्र में क्या क्या खाना चाहिए, ठीक है ना। तो भारत में स्थिति क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत में बहुत खराब स्थिति है, ठीक है, पहली बात तो 2019 में एक द लैंसेट नाम की एक पत्रिका आती है, तो उसने अपनी रिपोर्ट जारी की, तो उसने बताया था कि भारत में हर साल लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों की मौत, बच्चों की मौत होती है, मतलब जो 5 साल से कैसे 5 ईयर के कम है ऐसे 10 लाख बच्चों की मौत होती है। और इसमें जो 10 लाख बच्चों की डेथ हो रही है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है और माल नरिशमेंट कारण हो सकता है, ठीक है ना, या प्रॉपर केयर नहीं वो कारण हो सकते हैं। लेकिन 10 लाख कुल मौतों में लगभग 2/3 मतलब लगभग 7 लाख मान लो आप, 2/3 लगभग 7 लाख का कारण क्या है, कुपोषण। तो ये बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी समस्या है ये कि 5 साल से होने से पहले ही बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और ये बच्चे आ ही नहीं पाते हैं, मतलब कल कंट्रीब्यूट करते हैं देश की इकोनॉमी में, देश की आर्थिक व्यवस्था में ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन 5 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक जीवन से जुड़ा मुद्दा भी है, मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको सही खाना, और सरकार भी जो योजनाएं हैं वो बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो ये आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से याद रखना है, कहीं भी आप लिखोगे उसका आंसर तो ये डेटा आपको जरूर अच्छे से याद रखना है और उसको आपको लिखना भी है वहां पर, ठीक है ना। अगर ये तो हो गई भारत की बात, अब पूरी दुनिया में हम बात करें, ठीक है ना, तो लगभग जो है 821 मिलियन मतलब 82 करोड़ के आसपास बच्चे जो हैं, करोड़ के आसपास बच्चे दुनिया में माल नरिश्ड होते हैं। मतलब कुल
अगर मैं आबादी बताऊं तो कुल आबादी का 10% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण में आज रह रहे हैं। 2018 का डेटा ये। तो कुल आबादी जो दुनिया की है उसकी 10% आबादी जो है वो कुपोषण की शिकार है। ठीक है ना। एक और सर्वे था 2018 का, उसमें कहा था कि 8.5 लाख बच्चे जो हैं कि मृत्यु जो है वो कुपोषण के कारण हो रही है, और लैंसेट ने 7 लाख के आसपास बताया था। तो ठीक है, मिलता जुलता है, अलग अलग सर्वे जो है अलग अलग रिपोर्ट देते हैं। ठीक है ना। और अब समझने वाली बात यह है कि जैसे नाइजीरिया जैसे देश है वहाँ उनसे भी हमारे यहाँ मृत्यु का आंकड़ा ज़्यादा है। पाकिस्तान में 4 लाख है। कॉन्गो जैसे देश है वहाँ पर लगभग इतने डेथ हो रही हैं। तो भारत में उनसे भी ज़्यादा हो रही है। हालांकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम एक रिस्पेक्टिव फिगर देखें तो हम ठीक है, लेकिन फिर भी कुल डेटा जब निकल के आता है तो दुनिया में यही बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा मालनरिश बच्चे कहाँ पे हैं, भारत में। तो वो वैसे जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं दुनिया में एक छवि बन जाती है। हालांकि वो अलग बात है कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उतना डेटा उतना नहीं आता है। पाकिस्तान की जनसंख्या हमसे 5 गुना कम है, लेकिन वहाँ 4 लाख है, हमसे आधा है। ठीक है ना। तो उस रेशियो में देखेंगे तो हमारी स्थिति ठीक है, लेकिन कुल डेटा देखें तो एक अलग डेटा निकल के आता है। तो वहाँ पर जो है बात जो है बड़ी हो जाती है। 2017 में एक और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई थी। उसने ये कहा था कि भारत में जो 15 से 49 वर्ष की जो आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उसमें आधी से अधिक महिलाएं जो हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। मतलब आधी महिलाएं जो हैं, मतलब 15 से 50 के बीच की 50% महिलाएं जो हैं उनको एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो ये उम्र इसलिए ली गई है क्योंकि ये जो महिलाएं जो होती जनरली बच्चों को पैदा करेंगी। ठीक है ना। तो बच्चे पैदा होंगे ऐसी एनीमिक वुमेन्स के, तो उनको आगे सबसे प्रॉब्लम होने ही वाली है। उनका वेट कम होगा, उनमें आयरन की कमी होगी। ठीक है ना। उनमें हो सकता है हाइट कम हो, उनका वेट कम हो। तो अगर प्रेग्नेंट वुमन पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो बच्चे को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों फिगर जो है बहुत बहुत जरूरी है। आपको कहीं भी लिखने को आए तो ये दोनों फिगर आप जरूर मेंशन करें। ठीक है ना। तो भारत में आपको पता है परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो मंत्रालय है जो देश में काम करता है, इसके अंतर्गत 2 विभाग आते हैं। एक तो आता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है ना। और एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। एक इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च भी है। ठीक है। तो ये 2 विभाग मिलकर पूरे देश में सभी हेल्थ से संबंधित काम, जितनी योजनाएं, जितने भी संस्थान हैं, उन सबको नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना। ये एपेक्स अथॉरिटी है। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इसके मंत्री है, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके पहले जेपी नड्डा साहब भी रहे हैं। ठीक है। तो इन लोगों जो है सारा काम जो है इनकी छत्र छाया में हो रहा है देश में। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, सब रेफरेंस इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत में आ जाते हैं। डिपार्टमेंट हेल्थ के अंदर में सभी जितने भी स्वास्थ्य का काम हो रहा है इसके अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, इसमें बहुत सारे स्टेप लेने के लिए उन्होंने बोला था कि हम क्या क्या करेंगे। ठीक है ना। और प्रमुख स्टेप के बाद ही नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्टार्ट किया गया था 2017 में। उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 आई थी। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे स्टेप लिए गए थे। उसके बाद में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2017 में स्टार्ट किया गया था। इसका एक हाईलाइट ये था इस नीति का 2017 में, इसने ये बोला था कि जो स्वास्थ्य पर खर्चा आज हो रहा है वो जीडीपी का लगभग 1% है, तो हमको बढ़ा के इसको लगभग 2.5% करना है। तो गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है बहुत ज़्यादा कि कैसे ये एक्सपेंडिचर को 2.5% किया जाए। ठीक है ना। और इस कारण से जो है गवर्नमेंट का विरोध भी होता है। आप देखेंगे कि बजट के बाद जो क्रिटिसिज्म किया जाता है तो कांग्रेस अक्सर इस चीज़ का जो है क्वेश्चन करती है कि आपने जो पॉलिसी में प्रावधान किए थे कि हम हेल्थ एक्सपेंडिचर जो स्वास्थ्य व्यय है जीडीपी का भी 1% 2.5% करेंगे, वो क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि सरकार का बजट एलोकेशन में ये ध्यान दिया जाता है कि कितने % एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी किया था 2019 में, उसमें भारत की 102वीं रैंक आई 117 देशों में। ठीक है ना। तो ये बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। 2018 में 103 थी, 1 अंक का बहुत मामूली सुधार, लेकिन फिर भी बहुत ही खराब स्थिति है। तो ये सब जो है आपको बैकग्राउंड में याद रखना है। कहीं भी आप लिखने की कोशिश करेंगे तो एनालिसिस इस तरीके से करें आपकी भारत को कितने सुधार की ज़रूरत है हर एस्पेक्ट में। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जो नीति आयोग ने जो विज़न जारी किए हैं उन सब के बावजूद, और कहीं हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि खाने की दिक्कत है अभी। भुखमरी, मतलब समझ रहे हैं आप कितनी बुरी स्थिति को दर्शाता है। तो ये 17 देशों में 102वीं स्थिति है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो अब कुछ एनालिसिस है, ये जो स्वास्थ्य सर्वे हुए थे भारत के उसका ही रिपोर्ट है जो आई थी उसकी, ये मैंने कुछ
पीपीटी के भाग मिले हैं जो हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसमें कंपैरिजन किया गया, ये डेटा आप अच्छे से लिख लें, उस डेटा को बहुत जरूरी आप उपयोग करें। कहीं भी निबंध लिखने के लिए आता है स्वास्थ्य पर, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, या फिर माल न्यूट्रिशन में क्वेश्चन आता है, तो ये डेटा डालेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये बताता है कि देखो स्वास्थ्य रिपोर्ट क्या है, इंडिया के बारे में बात की गई, ठीक है ना। वैसे कुछ मध्य प्रदेश का डेटा डाला है मैंने, कुछ ओवरऑल कंपैरिजन है, ठीक है ना। तो इंडिया में देखो स्थिति क्या है। स्टंटेड जो बच्चे हैं, स्टंटेड 2005-6 में क्या था स्थिति, परसेंट में 48 बच्चे स्टंटेड थे, 2015-16 में 38% स्टंटेड है, ठीक है ना। अंडरवेट कितने थे, 2005 में 42% थे, अभी 35% है। और जो वेस्टेड है, वेस्टेड का मतलब क्या है कि जिनका वेट कम है, ठीक है ना, एज के कंपैरिजन में, और स्टंट मतलब जिनकी हाइट कम है, तो वेस्टेड बच्चे 19% है, और ये देखो बढ़ गया 21% बढ़ते जा रहे हैं। तो पहली बात, एक तो सुधार बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, 10 साल का सर्वे है, 10 साल में अंतर को हम देख रहे हैं, तो 10 साल में कुछ बड़ा हुआ नहीं, इसका मतलब बहुत सुधार हुआ ही नहीं। तो 10 साल में एक तो स्थिति बहुत ज्यादा सुधरी नहीं, और देखो यहाँ वेस्टेड में तो बढ़ ही गई स्थिति, ठीक है ना। तो बहुत ही गलत स्थिति को दर्शाता है, तो डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुपोषण की बात करें तो कुछ राज्यों का कंपैरिजन आप देख लो, ठीक है ना। तो जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं आपको, ठीक है ना, तो स्टंटेड बच्चे कितने हैं, 42% मध्य प्रदेश में स्टंटेड है। 5 साल से कम के बच्चे वेस्टेड कितने हैं, 25% है, ठीक है ना। और अंडरवेट कितने हैं, 42% बच्चे जो है अंडरवेट भी हैं। तो बहुत ही खराब स्थिति है सब जगह आप देखेंगे, तो जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और मध्य प्रदेश में। कुल जो माल नरिश्ड बच्चे हैं उसमें उसका देश का 50% केवल 4 राज्यों से आता है। देश में जितने भी कुपोषण से संबंधित केस हैं उसके 50% 4 राज्यों से आते हैं। इसमें एक है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो ये 4 राज्य मिलकर पूरी स्थिति को जो है ये खराब हो रखी है इन 4 राज्यों में स्पेशली। तो कोई भी आप पॉलिसीज लिखेंगे तो आप ये जरूर मेंशन करें कि इन 4 राज्यों में उसको विशेष तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कैसे उन 4 राज्यों में हम क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन अच्छे से करें ताकि ओवरऑल परसेंटेज जो है कम हो जाए। तो हर तीसरा बच्चा जो है, दुनिया का हर तीसरा बच्चा जो है भारत में जो है वो माल नरिश्ड है। तो दुनिया के जो माल नरिश्ड देश है उसके 1/3 जो है भारत में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति को भी अब ऐसे ही डेटा इसको उपयोग करें आप 2005-6 में देखो, 2015-16 में देखो, तो ये जो है ये तुम्हारा बता रहा है स्टंटेड के बारे में। तो ये 42 हुए, ये वेस्ट अंडरवेट इतने हुए, और ये जो है वेस्टेड इतने चेंजेस आया, ठीक है ना। उसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, मतलब इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटे बच्चे हैं, और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट है मतलब 5 साल से छोटे बच्चे हैं। तो हर 1000 जन्म पर 2005-6 में 70 बच्चों की मृत्यु हो रही थी, और वर्तमान में 51 की हो रही है। ये बहुत ही खराब स्थिति अभी भी, मतलब 1000 बच्चों पर 50 बच्चों की डेथ हो जाती है केवल जन्म के समय, इनफैक्ट 1 साल के अंतर्गत। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। और 5 साल के बच्चे मतलब 94 की डेथ हो जाती है, वर्तमान 2015-16 में 65 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। तो अब पुराना याद रखें ना रखें, वर्तमान को जरूर याद रखें कि इन्फेंट मोर्टिलिटी 51 है और चाइल्ड मोर्टिलिटी 65 है। एनीमिया ऐसे हम बात करें तो जो स्पेशली जो बच्चे हैं 59 मंथ मतलब 5 साल तक के बच्चे हैं, तो उसमें 69-70% बच्चे एनीमिक होते हैं, मतलब आयरन की कमी होती है। और जो वुमन की बात की थी 52% बच्चों को क्या होता है, एनीमिया होता है, मतलब आयरन की कमी होती है। ये बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं वुमन यदि एनीमिक है तो बच्चे फिर एनीमिक हो ही जाते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसके बहुत सारे कारण है, आगे समझने की कोशिश करेंगे, पर ये डेटा जो है बहुत ऑथेंटिक है, ठीक है। ये बहुत डेटा बहुत ऑथेंटिक है। इस डेटा को आपको ऐसे ही कंपैरिजन के फॉर्म में बनाना है, लिखना है, उस डेटा का उपयोग करना है, तब आप बता पाएंगे कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। केवल आप बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम ऐसे सुधार होगा, तो वो अच्छा आंसर नहीं है। डेटा से बताओ, सर्वे से बताओ, ठीक है ना। कि ये जो है स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड आया था उसके अंतर्गत ये सर्वे में राज्यों की और भारत की स्थिति ये थी, और ऐसे ऐसे सुधार करने की आवश्यकता है। प्रभाव क्या होता है, सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि देखो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है तो सारी बीमारियां जो हैं आपको हो सकती हैं। फिर बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत बीमारियां होती हैं, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। तो बीमारियां एक तो होती हैं कम्युनिकेबल मतलब संक्रमणकारी, जो एक दूसरे से दूसरे में फैल जाती है, संक्रमण हो जाता है। और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, एनसीडीज, मतलब गैर संक्रमणकारी, जैसे कि हार्ट डिसीज है, हार्ट की बीमारियां हैं, ठीक है ना, या बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। संक्रमण की बीमारियां जो बैक्टीरियल होती है, एक से दूसरे को फैल जाती है, टीबी है, वायरल डिसीज है, कोविड है, ये संक्रमणकारी है। तो सब प्रकार की बीमारियों के लिए आदमी क्या हो जाता है, बहुत गंभीर हो जाता है। तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है बच्चों में। तो अब हमको स्वास्थ्य सुविधाएं तो हम दे नहीं पा रहे हैं बच्चों को बहुत अच्छा, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बीमारी हो ही ना,
और होना का सबसे तरीका ये है कि इम्यूनिटी अच्छी हो। इम्यूनिटी अच्छी एक तरीका है कि उसको भोजन अच्छा मिले, फूड अच्छा मिले, वेजिटेबल्स मिले, फ्रूट्स मिले, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट मिले, मिल्क मिले, अंडे मिले, जो भी आप खा सकते हैं, दालें मिलें, ये सब जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सब की कहीं ना कहीं जो है ये सब कारण बहुत आप सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। दूसरा, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो खाने की कमी के कारण होती है, जैसे कि एनीमिया हो जाता है, मतलब स्त्रियों में एनीमिया हो रहा है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या गॉइटर हो जाता है, बच्चों में सूखा रोग, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाती है, इसमें रात में कम दिखता है बच्चों को, ठीक है ना। दूसरा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? कुपोषण ही है। तो बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही है। आर्थिक विकास में बाधा, अब ये बच्चे जो हैं ये आपके आगे जाते बड़े होते तो देश में लेबर में पार्टिसिपेट करते, अलग अलग इंडस्ट्रीज में आते, हर कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है ना, काम करते तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती। कहीं ना कहीं वो आपकी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उससे वो बाहर हो जाते हैं। तो हर क्षेत्र में प्रभावित करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, मतलब वो एग्रीकल्चर वगैरह में नहीं कर पाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर में आते वो कुछ विनिर्माण में पार्टिसिपेट करते तो वो नहीं हो पाता। फिर कुछ सेवा क्षेत्र में पार्टिसिपेट करते तो वो भी नहीं होता। तो इकोनॉमी के जो 3 प्रमुख पिलर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों की क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, ठीक है ना। उत्पादकता की कमी हो जाती है, वो खुद कमजोर हैं, कुछ उनकी ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो हर तरीके से ह्यूमन उत्पादकता जो है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। चौथा होता है, देखो जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो जैसे मैंने बताया, तो ये लोग जब आर्थिक चक्र से, इकोनॉमिक साइकिल से बाहर हो गए तो हर साल जीडीपी को लगभग 6.5% जो है ये नुकसान होता है। किसकी वजह से? इन लोगों की वजह से। किन लोग की वजह से? माल न्यूट्रिशन के कारण जो बच्चे की डेथ हो जाती है, या फिर बड़े नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनका पूरी तरीके से विकास नहीं हो पा रहा। तो एक अनुमान है कि 6.5% के लगभग जीडीपी में जो है इनकी इस स्थिति के कारण जो होता है वो प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं हर क्षेत्र में, आप लिख सकते हो, सामाजिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक मैंने बताई दिया आपको, पॉलिटिकल क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो है एक सजग जो युवा है, जो सजग पॉपुलेशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हम जनसांख्यिकी की बात करते हैं, पॉपुलेशन डिविडेंड की बात करते हैं कि पॉपुलेशन, हर क्षेत्र में जो लोग हैं, एक बहुत बड़ी युवा जनसंख्या है हमारे देश में। लेकिन युवा का सशक्त रहना बहुत जरूरी है। वो शारीरिक मानसिक रूप से जब समृद्ध होगा तभी तो पार्टिसिपेट करेगा। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन डिविडेंड का हमको फायदा लेना है तो हमको स्वस्थ जनसंख्या चाहिए, और स्वस्थ जनसंख्या के लिए अच्छा भोजन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं सरकार और सामाजिक स्थिति ऐसी है कि अभी भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है भारत का, उसको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए जो है ये मुद्दा बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। तो स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर बहुत ध्यान देती हैं कि एक तो बीमारियां हो ही ना, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं ताकि बीमारी हो ना, और होना के लिए बहुत जरूरी है कि उनको भोजन अच्छा मिले। और स्पेसिफिकली 2 कंडीशन में, या तो जो मदर प्रेग्नेंट है उस पर बहुत ध्यान दिया जाए, या फिर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उन पर बहुत ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है। कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है वो पहला तो है गरीबी, क्योंकि देश की बहुत ही बड़ी जो जनसंख्या अभी भी गरीब है। शहरी लगभग 25%, ग्रामीण लगभग 25% और शहरी लगभग 13% जनसंख्या अभी भी गरीब है। अब गरीबी के कारण क्या होता है कि कुपोषण का एक चक्र चलता रहता है। गरीब है तो खाना अच्छा नहीं है तो कुपोषण, बच्चा हुआ तो आगे बड़ा हुआ तो युवा कुपोषित है, बच्ची हुई तो युवा कुपोषित है, वो कल लड़की जाके माँ बनेगी कल तो वो कुपोषित है, तो उसके जो बच्चे हैं वो भी कुपोषित होंगे। तो अब देखिए पूरा एक साइकिल होता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, इसमें जो है ये टूट नहीं आ पा रहा है। और केंद्र में क्या है? गरीबी है। तो माँ है, बच्चे हैं, और क्या है? पूरा परिवार। तो ये सब प्रभावित होते हैं। तो ये क्या, एक सामाजिक कारण, एक सोशल स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं ढीला हो जाता है इन सब चीज वजह से। तो वो समझ नहीं पाओ, अंतर पीढ़ी के फंक्शन होता रहता है। एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी, यही संख्या चलती आ रही है। और गरीबी के ये तो बहुत अच्छे आंकड़े हैं। आपको अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में जानकारी है, तो वो जो लगभग 60 से 70% जनसंख्या को खाना दे रहा है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, मतलब कोटा से खाना लेने वाले लोग हैं अराउंड 60 to 70%। मतलब वास्तव में मेरे हिसाब से तो इतने % लोग गरीब हैं, क्योंकि जब तो वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर खाना ले रहे हैं, कोटा से जाके गेहूं ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं। जबकि जो तेंदुलकर कमेटी है और जो रंगराजन कमेटी है, जो गरीबी के आकलन के लिए बनाई गई थी, 2 कमेटी बनाई गई थी। एक तो तेंदुलकर कमेटी,
और एक है रंगराजन कमेटी। इन दोनों को मैं अप्रोक्सीमेट मान लूँ तो इन्होंने 30% लगभग बता रहा हूँ, कुछ ने 27 कुछ ने 30% बताया है, तो एवरेज मान लूँ तो दोनों कमेटी के अनुसार भारत में 30% लोग गरीब हैं। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो खाद्य सुरक्षा कानून, उसके अंतर्गत लगभग 60 से 70% लोग खाना ले रहे हैं कोटा से। इसका मतलब वास्तविक गरीब कितने हैं? इतने लोग कहलाए गरीब, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा, मतलब गरीब बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं पीते हैं तो आसपास माहौल अच्छा नहीं रहता है, तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलती तो अलग वही कि सब लोग आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इलाज नहीं करवा पाते, तो खाना अच्छा नहीं हो पाता, दुनिया भर की सारी चीज़ें जो ऐसे लोगों को हो जाती है। आहार जागरूकता की कमी है, उनको पता नहीं कौन सा भोजन पौष्टिक है कौन सा भोजन पौष्टिक नहीं है, तो एक ही चीज़ खा रहे हैं, जैसे चावल खा रहे हैं या फिर दाल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो वही वही चीज़ें डेली खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो जागरूकता की कमी नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ों में अच्छा पौष्टिक चीज़ें हैं वो खानी चाहिए और क्या चीज़ें कम करनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं की स्टाफ की बहुत कमी है। WHO ने यह बताया कि लगभग 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। वर्तमान में भारत की स्थिति ये है कि 13,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, तो मतलब समझ रहे हो, अब 13 गुना स्थिति कमजोर है। क्योंकि डॉक्टर होंगे, स्टाफ होंगे, तो लोगों की अच्छे से केयर हो पाती है, वो कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है, लोगों को वो अच्छे से जानकारी दे पाते हैं, अगर कोई बीमारी होती है तो सही समय पर इलाज हो पाता है, ठीक है ना। अगर आप जाएं अभी अस्पतालों में तो ये लंबी लंबी भीड़ और लाइन लगी हुई है, तो सरकार कहीं ना कहीं से जो जो लोगों की और डॉक्टरों के बीच में जो संबंध चाहती है वो नहीं हो पा रही, ये स्टाफ की बहुत कमी है। दूसरा, एग्रीकल्चर की निम्न उत्पादकता है। लोग, बहुत सारे लोग खेती में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा है, वो केवल अपना गुजारा कर पा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोन लेके खेती करते हैं, ठीक है ना, लोन ले रहे हैं समाज से, लेकिन कोई मान लो अकाल पड़ गया, पानी नहीं गिरा या कोहरा लग गया, तो वो क्या है, सब डूब जाता है, ठीक है ना। तो वो कर्ज जाल में फंस जाते हैं किसान, कर्ज जाल में फंस गए, तो वो फिर आने वाले समय में जो है इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि पर्याप्त जो पैसा उनको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए था भोजन के लिए, अपनी लाइफस्टाइल पे, वो नहीं हो पाता, ठीक है ना। और कृषि उत्पादकता का कम होने के कारण जलवायु परिवर्तन भी है, क्योंकि वर्तमान से आप इसको करंट अफेयर से कोरिलेट करें। अब क्लाइमेट चेंज का कोई नया एनालिसिस आता है तो उसको आप इस आंसर में डालें कि देखो कि एग्रीकल्चर अब कम होती जा रही है, मतलब क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा इफेक्ट करने लगा है, अब टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, ठंड हो रही तो एक्सट्रीम हो रही है, गर्मी हो रही तो एक्सट्रीम हो रही है। बारिश इस साल देखें आप 2020 में भी तो अभी जुलाई अगस्त के बाद कहीं शुरू हो रही है, जून और जुलाई में बारिश ही नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को अभी तैयार नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी साइंटिफिक नहीं होती है खेती अपने यहाँ की, वो समझ जाए कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमको कैसे जो सीड है, जो उर्वरक है, जो पेस्टिसाइड्स है, जो फर्टिलाइजर्स है, वो कैसे चेंज करने हैं। तीसरा है लैंगिक असमानता। आपको पता है कि फैमिली में जनरली मेल जो होते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फीमेल्स पर तो ध्यान नहीं देते हैं। लैंगिक असमानता है, बच्चे की चाह होती है तो अगर मान लो बच्ची पैदा हुई तो बहुत केयर नहीं करते हैं, या फिर जो घर की महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सब कारण है। चौथा कारण क्या है कि आखिरी कारण क्या है, आहार विविधता। एक ही चीज़ खाने के शौकीन होते हैं लोग, वही वही सेम चीज़ खाते हैं डेली की डेली। अब वही गेहूं है, वही समझ रहे हैं, वही सब्जियां जो मार्केट में आ रही हैं वही सब्जियां खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी होता है, जैसे कि सोयाबीन है, उनको अपनी डेली लाइफ में जो है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूध और दूध के प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं जितने की सारे, पनीर है, कर्ड है, वो सब चीज़ें लानी चाहिए। इसके अलावा जो पालक और अन्य जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो नहीं खाते, अपने यहाँ सलाद खाने का रिवाज नहीं होता वेजिटेरियन सोसाइटीज़ में, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। जैसे और मोटे अनाज जो होते हैं वो नहीं खाए जाते हैं, जैसे कि बाजरा है, मक्का है, ठीक है ना। तो ये वेजिटेरियन लोगों की ये। नॉन वेज लोगों के लिए भाई अंडे हैं, अंडे भी आजकल जो होते हैं ऐसा बोला जाता है कि वेजिटेरियन अंडे आ रहे हैं, वो वैसे। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है बहुत समस्याएं हो रही हैं कि आहार में विविधता बहुत जरूरी, फूड डाइवर्सिटी होना चाहिए। अब अलग अलग चीज़ें खाना चाहिए। गेहूं की रोटी क्या करनी है, अब बाजरे की रोटी भी बनती है, ठीक है ना, मक्के की रोटी भी बनती है। तो सब फलों को, सब सब्जियों को, सब प्रकार के जो बाजार में मौसमी फल आते हैं उन सबको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये सब कारण हैं और ये इसी तरीके से आपको जो है आंसर में डालना चाहिए। और कभी भी कोई चीज़ स्टेटमेंट कहते हैं तो वो किस आधार पर कह रहे हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ आपको कोरिलेट करना चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ कोरिलेट करना चाहिए। तो इससे जो आंसर है बहुत डाइवर्स हो जाता है, तो आपको अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब सरकारी प्रयास की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने 1990 के आसपास से आप देखेंगे तो बहुत प्रयास करने की कोशिश की है, ठीक है ना, क्योंकि FCI के माध्यम से भी आप देखेंगे यही वो पैरेलल टाइम है जब सरकार ने क्या किया था, आपका जो आप बताओ सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है ना, जो PDS सिस्टम है,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहीं ना कहीं इसके बैकग्राउंड में ही चलता रहता है कि सरकार चाहती है कोटे से गेहूं और जो चावल है वो सब लोगों को दिया जाए, ठीक है ना। तो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को इसी बैकग्राउंड में रखना है। तो 1993 के बाद सक्रिय काम शुरू हुए, तो पोषण नीति 1993। 1995 से बहुत एक लैंडमार्क जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था, उसको हम कहते हैं मिड डे मील, मतलब मध्याह्न भोजन। इस मध्याह्न भोजन में ये प्रावधान है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी, तो प्राइमरी मतलब 5वीं तक, अपर प्राइमरी मतलब 8वीं तक के बच्चों को जो स्कूल आते हैं 200 दिन साल में कम से कम, अगर जो प्राइमरी है उनको 300 कैलोरी ऊर्जा का खाना, और जिसमें 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और अपर प्राइमरी को लगभग 700 ग्राम कैलोरी का खाना जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, हर दिन देना चाहिए साल के 200 दिन। और ये प्रोग्राम 1995 से शुरू हुआ था। इसके पहले भी ये साउथ इंडिया वगैरह में चल रहा था, तमिलनाडु वगैरह में आप देखेंगे तो वहाँ के लोगों ने ये मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम पहले से चल रहा था। सरकार ने बाद में पूरे देश में इसको लागू किया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोला है कि इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया क्योंकि इसका, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई। तो देखो इससे हुआ क्या, अच्छा भोजन मिलता है तो ऑटोमेटिकली स्कूलों में पंजीयन या इनरोलमेंट बढ़ने लगा, ऑटोमेटिकली बच्चों की अटेंडेंस बढ़ने लगी, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आपने देखो स्कूल को भी सुधार दिया और भोजन के पोषण स्तर को भी सुधार दिया, क्योंकि कम से कम एक टाइम का खाना बच्चे बहुत अच्छा खाना खा रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखो कैलोरी को माफ किया गया और प्रोटीन क्वांटिटी को माफ किया गया है। तो अभी वर्तमान में लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं इस प्रोग्राम का फायदा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डिटेल में बताया गया है कि प्राइमरी को लगभग 100 ग्राम फूड ग्राम दिए जाएंगे, 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम वेजिटेबल्स और ऑयल और फैट लगभग 5 ग्राम होंगे, एक बच्चे को देना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर अपर प्राइमरी को इतना इतना देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटीन को बताया गया, प्रोटीन की कमी से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो ग्रोथ नहीं हो पाती, हड्डियों का विकास नहीं होता, ठीक है ना, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, आपकी शारीरिक कमजोरी बनी रहती है, तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। तो भोजन अच्छा देना ही देना है, प्रोटीन की क्वांटिटी भी जो मिनिमम होती है वो पूरी करनी है, और लगभग 200 दिन ये पूरी कर पाएंगे तो हम ये कुपोषण को जो है इससे टारगेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम था और पूरे देश में इसको लागू किया गया बाद में, ठीक है ना। तो और क्या है कि देखो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, खाना बनाने वाले होते हैं और जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं स्कूल में होते हैं वो, ठीक है ना। तो और कुछ और इसमें इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दिए गए हैं, जैसे कि ये बताया गया है कि देखो अब इसमें जागरूकता बढ़ाओ और लोगों को जोड़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, अच्छा खाना बनाओ, जो बजट प्रति व्यक्ति प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जा रहा है उसको बढ़ाओ, महंगाई को ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, जो भी गैप्स हैं उनको फुलफिल करो, अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो ये इम्प्रूवमेंट के लिए दिए गए हैं सुझाव। उसके बाद ICDS का जो प्रोग्राम है ये भी मेंस में पूछा जा चुका है कि ICDS क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको हम बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं, ये 1975 से चालू है, ठीक है ना। तो इसको समझ में आ रहा है एकीकृत इंटीग्रेटेड चाइल्ड। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड में देखो आप दो प्रकार के लोगों को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया इसमें। एक तो 6 साल तक के छोटे बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमन है या दूध पिलाती महिलाएं हैं। तो इसमें देखो बच्चे, छोटे बच्चे सभी प्रकार के जो गर्भ में हैं या अभी पैदा हो चुके हैं या फिर जो स्तनपान कर रहे हैं, वो सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ इसमें लाया गया। इसको क्या कहा गया है, एकीकृत कहा गया है, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो तो जो बच्चे हो चुके होते हैं तो उनको आंगनबाड़ी वगैरह से स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाती है। इसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया जा रहा है, पोषण का भी ध्यान दिया जा रहा है और शैक्षणिक सेवाएं भी दे दी जा रही है। किसके माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो ये आंगनबाड़ी ये लोग बच्चे हैं फिर जाते हैं तो उनको वहाँ से जानकारी मिलती है और पूरा खाना उनको वहाँ से मिल जाता है। तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए मेंस में पूछा गया था ये, ठीक है ना। ICDS के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया था। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, इन सब प्रोग्राम जो इतनी हुए कंटिन्यूस होने के बाद से देखो सबसे पहले देखो जो गंभीर कुपोषण के बच्चे पहले 2005 में 48% थे, 2015-16 में आके 38% बचे हैं। तो बहुत खुश होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। तो अल्प वजन के जो बच्चे थे इनका वजन बहुत कम था, 42% से आगे इसमें 35% हो गए, ठीक है ना। जो एनीमिया के बच्चे थे स्थिति थी वो 69% 58% हो गई, हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन ये डेटा आप देख सकते हैं कि इन प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या सुधार हुए हैं, मतलब क्रियान्वयन होने के बाद क्या सुधार हुए हैं। सरकार ने एक नेशनल न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर कोर्स भी बनाया था, एक फंड भी बनाया है। ये जो कोर्स है 2019 में बनाया गया था सरकार ने, इसका केवल काम ये है कि मल्टी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। किस चीज के लिए, कि देश के अलग अलग कोने में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में जो खेती होती है उसमें अलग अलग फसलें हैं, उनको कैसे स्टोर किया जाए और बाद में कैसे उसको कुपोषण के खिलाफ उपयोग किया जाए। क्योंकि अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन हो रहा है बहुत अच्छा, महाराष्ट्र में मान लो चावल बहुत अच्छा हो रहा है,
या साउथ में कोई बहुत अच्छी चीज़ हो रही, तो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग चीज़ों का स्टोर किया जाए ताकि पूरे भारत में उसको फैलाया जाए। तो सरकार ने एक फंड बनाया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, मल्टी सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और वो फिर उसको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में फसलों को स्टोर करेगा, और एफसीआई के माध्यम से, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसका वितरण करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक। उसके बाद पोषण अभियान, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में सरकार ने इसको लागू किया था, तो ये बहुत ही ब्रॉड जो अभियान सरकार ने चलाया था। इसके लिए इसका बैकग्राउंड ये है कि नीति आयोग ने क्या हुआ था, नीति आयोग ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, इसको हम बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी 2017 बनाई थी, नीति आयोग ने बनाई। उसके बाद पूरे देश में पोषण अभियान जारी किया गया 2017 में। और इस पॉलिसी जो सरकार ने एनएनएस बनाई थी नीति आयोग ने, इसको हम कहते थे नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी। इसने एक नारा दिया था, इसको हम बोलते हैं कुपोषण मुक्त भारत। कुपोषण मुक्त भारत बनाना है, कब तक, 2022 तक। तो नीति आयोग ने नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी बनाई 2017 में, उसका उद्देश्य था कुपोषण मुक्त भारत 2022 तक। ठीक है ना। तो इसमें मुख्य रूप से टारगेट किया गया था कुपोषण को हमको जड़ से खत्म करना है, और हर प्रकार के स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट के लिए हर साल के लिए क्राइटेरिया बनाया गया था कि हमें 2% या 3% से हर साल उसको कम करना है, और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए उसको। ठीक है ना। बच्चों को, किशोरियों को, महिलाओं को, सभी प्रकार के जो एनीमिक होते हैं उनको सब स्टेप बाइज इसमें प्रोग्रेस चेक की जाएगी, और हर साल क्या परिवर्तन आ रहा है वो चेक किया जाएगा। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे हुए थे उसने बताया था कि 38% बच्चे स्टंटिंग का शिकार है, 2022 तक इसको लगभग 25% तक लाना है। ठीक है। एनीमिया को हर साल 3% की कमी करना है हमको, हर कैटेगरी में, चाहे बच्चों में चाहे महिलाओं में। ठीक है ना। और इसको जो प्रारंभ है, इसको 315 जिले ऐसे देखे गए थे जहां पर बहुत खराब स्थिति है कुपोषण की। ठीक है ना। तो वहां पहले लागू किया गया, फिर बाद में 235 जिलों को लागू किया गया, उसके बाद में बाकी के जिलों को लागू किया गया, क्योंकि भारत में लगभग 750 जिले हैं लगभग में। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप टारगेट किया गया था पोषण अभियान में। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हर एस्पेक्ट में इसको कंट्रीब्यूट किया गया है, और जब भी आप हर एस्पेक्ट की बात करेंगे तो आप वहीं से सब चीज़ों की बात करेंगे, स्टंटिंग की बात करेंगे, या वेस्टिंग की बात करेंगे, अंडरवेट की बात करेंगे, एनीमिया की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये सब एस्पेक्ट को हमको जोड़ के बताना है कि इन सबको टारगेट करता है पोषण अभियान 2017, जो कब लागू किया गया था, जब नीति आयोग ने नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी बनाई थी 2017 में, और उन्होंने नारा दिया था कि हमें 2022 तक क्या करना है, कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, अब रोकना कैसे है, तो वही सबसे पहले तो एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाओ भाई। अभी लगभग 50% लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान केवल 17% है, मतलब कृषि सुधार की बहुत जरूरत है। तो कृषि सुधार किया जाए। ठीक है ना। अब कृषि सुधार के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, अच्छा बीज दो, अच्छे पेस्टिसाइड दो, जागरूकता बढ़ाओ, लोग किसानों को डिजिटल तरीके से जोड़ो, मंडियों को जोड़ो, ई नाम को लागू करो ताकि पैसे पहुंचे, फसलों की सही कीमत प्राप्त हो, मार्केटिंग सही करो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना। उसके बाद स्वास्थ्य नीति 2017 को जो प्रावधान किए थे उनको लागू करो, पीडीएस में सुधार करो, लोगों तक जो अनाज मिल रहा है, जो गेहूं, चावल है, शक्कर है, जो सब चीज़ें हैं उनको उसमें सुधार करो ताकि टारगेटिंग सही अच्छी तरीके से हो, और जो बेनिफिशरीज हैं उनकी पहचान में दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग चल रही है और डिजिटल इंडिया को काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ी समस्या बन गई है। एक आदमी मनरेगा में काम करता है और अपने आधार का लगा के जब पैसे लेने जाता है तो आधार उसकी पहचान नहीं कर पाता कि ये वही व्यक्ति है, तो उसको पैसे नहीं मिल पा रहे। तो मनरेगा में उसने काम किया, लेकिन बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है ना। तो कहीं आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोगों की पहचान नहीं कर रहा है वो, मैं अंगूठा जब लगाता हूं तो वो मेरी पहचान नहीं करता है, तो मुझे पैसे नहीं देते बैंक वाले। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही पीडीएस में हो रहा है, गेहूं अनाज कान लेने जाता है, और अभी अब जो है देखो आपको पता है नेशनल राशन कार्ड की जो स्कीम है वो भी आ गई है। मतलब आप देश में कहीं भी रहते तो आप राशन कार्ड से अनाज ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि मजदूर बिहार का, उत्तर प्रदेश का, चाहे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो सरकार की पॉलिसीज का फायदा नहीं ले पाता क्योंकि वो रहने वाला महाराष्ट्र का नहीं है। उसके अलावा दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाया जाए ताकि देश के सभी कोनों में लोग जो है दूध, दही, मक्खन, बटर, इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकें। महिला सशक्तिकरण पर जोर, पॉलिसीज का सही इंप्लीमेंटेशन, महिलाओं को उनके जो लाभ हैं वो सब दिए जाएं। फोर्टिफाइड खाद्यान्न को प्रोत्साहित करो, मतलब जैसे कि चावल होता है, देखो तो चावल में कितने मिनरल्स होते हैं या कितने खनिज होते हैं वो हमको पता है, लेकिन अगर उसको हम बढ़ा सकें खनिज, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिला दें, उसमें विटामिन मिला सकते हैं और सॉल्ट मिला सकते हैं, क्या आयोडीन मिला सकते हैं क्या नमक में, ऐसी चीज़ों को मिलाना ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए, उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसे फोर्टिफाइड फूड को दिया जाए, जो गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, उनको न्यूट्रिशन को बढ़ा के उनको दिया जाए ताकि बच्चों को जो खाना मिले उसमें ज़्यादा खाद्यान्न हो। ठीक है ना। उसके मातृत्व लाभ देना है तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, जैसे कि प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना है। इसमें 6,000 रुपये कैश दिया जाता है पहले बच्चे के जन्म पर। पहला बच्चा होता है उसके पहले जन्म पर 6,000 रुपये दिया जाता है, ताकि महिलाओं को मान लो कि जो श्रम करती थी, मजदूरी करती थी, तो प्रेगनेंसी कार्ड नहीं कर पा रही तो वो खाने पर ध्यान नहीं दे पाएंगी, तो उसके लिए हमको बोलना है कि जो लेबरर वुमेन्स हैं उनको 6,000 रुपये कैश दिया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, ठीक है ना। दूसरा है मातृत्व अवकाश दिया जाता है। तो पहले भाई 12 वीक्स था, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो वो कोई भी जो जॉब में है तो 12 वीक की छुट्टी ले सकती है और उसको सैलरी घर बैठने की मिलती रहेगी 12 वीक्स तक। तो बहुत कम था, तो अभी सरकार ने बढ़ा के उसको 26 वीक कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 26 वीक के लिए कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है छुट्टी ले सकती है अपनी जॉब से, जो सैलरीड जॉब है, जो उसको वेतनमान जॉब है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब जगह लागू होता है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि साल में लगभग 80 दिन उसने काम किया हो, और ऐसा कोई सा भी संस्थान जहां 10 एम्प्लॉई से अधिक लोग काम करते हैं तो उन सबको इसके अंतर्गत जो है संस्थान माना जाता है। तो 10 लोग काम करते हैं और महिला ने पिछले साल कम से कम 80 दिन काम किया हो तो वो 26 हफ्ते की छुट्टी ले सकती है और उसको सैलरी घर बैठे की मिलती रहेगी, तो वो अपने बच्चे का और सब चीज़ों का ध्यान दे सकती है। तो ये अमेंडमेंट बिल आया था 2017 में, तो ये याद रखना है, इसको जरूर कोट करें। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रधानमंत्री ने 2017 में लागू की है। इसके अंतर्गत 6,000 रुपये कैश दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र, क्योंकि अल्टीमेटली गांव में यही लोग हैं जो जिनसे महिलाएं बच्चे जुड़े होते हैं, तो आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करो, उनको बोलो कि भाई सशक्तिकरण हो, उनको सैलरी टाइम पे मिले, पैसे का बजट बढ़े। SDG गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 में, उसको गोल नंबर 2 कहता है जीरो हंगर 2030 तक, मतलब कोई भी देश में आदमी भूखा नहीं रहेगा 2030 तक, ठीक है ना। और SDG 1 है, SDG 1 क्या है हमारा, नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं। तो गरीबी नहीं तो ऑटोमेटिकली हम ये कर पाएंगे। तो ये पहला गोल है, ये दूसरा गोल है SDG 2030 के, जो भारत में कमिट किए हैं कि हम 2030 तक प्राप्त करेंगे। मतलब 2030 तक भारत में कोई गरीब नहीं होगा और जीरो हंगर होगी, कोई भूखा नहीं रहेगा। इन गोलों को प्राप्त करने के लिए भाई इनको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया जाए। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताया, इनमें से जितने हो सके आप याद रखें, लेकिन ये कंटेंट जो मैंने बताया इसको आप याद रखेंगे और आंसर्स में लिखेंगे तो आपका आंसर्स में जो है एक अच्छा एक डेप्थ आएगी उसमें, क्योंकि हमने डेटा बहुत अच्छा है इसमें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन क्या है जो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए वीडियो देखने के बाद। भारत में कुपोषण की स्थिति क्या है, शॉर्ट चर्चा कीजिए, इसको आप 100 वर्ड्स में लिख के देखें। ये क्वेश्चन जो है कि सरकार के प्रयास के बावजूद देखो गंभीर स्थिति कुपोषण की बनी हुई है, ठीक है ना, तो और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, 300 वर्ड में आप इसको आंसर लिख के देखें, ठीक है ना। और भारत में कुपोषण की स्थिति करते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन पर चर्चा कीजिए, तो इसको भी 100 वर्ड में लिख के देखें। तो ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे लगता है कि अब आप लिख पाएंगे यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और नोट्स बनाए हैं तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमने टॉपिक को एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ कवर करने की कोशिश की है कि आपको डेटा स्टैटिक्स भी मिले, आपको कंसेप्ट भी समझ में आए, आपको थ्योरी भी समझ में आए, ठीक है ना। तो ये सब तीनों चीज़ें आपको एक आंसर में याद रखनी है, आपको एक स्टोरी भी मेंटेन करनी है आंसर की, ठीक है ना, आपको एक कंसेप्ट भी बनाने हैं और फैक्ट्स भी डालने हैं। ये तीनों चीज़ें डालेंगे ना तो वो जाके जो है एक संपूर्ण कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें और आपका फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब बताएं आपको क्या सुधार की आवश्यकता है, अगर सही है तो वो भी बताएं, जो नहीं है वो भी बताएं, और अगर अच्छा है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी बहुत जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।